गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्रैश कोर्स में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका है केमिकल बॉन्डिंग। इससे पहले हमने पीरियोडिक टेबल देख रखा है। तो केमिकल बॉन्डिंग में इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है? तो केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ है कि जब दो एटम के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्सेस हैं, इंट्रैक्शन फोर्सेस में दो तरह के इंट्रैक्शन फोर्सेस हैं। एक है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा है आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जब ये दोनों इंट्रैक्शन फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, जब दो एटम के बीच में सेम हो जाता है तब हम बोलते हैं कि उन दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड बन चुका है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर किसी दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये दोनों फोर्सेस अगर इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि जो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया है। और जो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होती है एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इसके अलावा जो पोटेंशियल एनर्जी उनकी डिक्रीज़ करती है या जो पोटेंशियल एनर्जी उनमें स्टोर्ड होती है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो इन सब चीज़ों को एक बार हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है इसमें, व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन यहाँ पे एक देख रहे हैं हम लोग, व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है? तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि केमिकल बॉन्ड क्या है कि जब दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाए। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि उनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड बन चुका है। तो जैसे यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका सपोज करो कोई एटम ए है और ये इस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसी तरह से ये एटम बी है आपका और ये इसका वैलेंस शेल है। अब इसके वैलेंस शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके वैलेंस शेल में भी इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका जो न्यूक्लियस है वो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली इसका भी जो न्यूक्लियस है तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है आपका, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके अलावा इसमें दो न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स है आपका, दो न्यूक्लियाई के बीच में जो फोर्स है ये आपका है फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसी तरह से दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी जो फोर्स है अपना, वो कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहाँ पे अपने पास दो तरह के फोर्स है। एक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इज प्रेजेंट इन बिटवीन, तो इज प्रेजेंट इन बिटवीन बोथ न्यूक्लियाई, between nuclei of one atom and electron cloud of other atom। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये एक के न्यूक्लियाई और दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में। और दूसरे टाइप का जो फोर्स है ये है आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन किसके बीच में है? तो दोनों न्यूक्लियाई के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसी तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहाँ पे अगर देखें, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है इज प्रेजेंट इन बिटवीन बोथ न्यूक्लियाई एंड इन बिटवीन बोथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में भी जो फोर्स है आपका, वो कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ रिपल्शन।
यानी कि दो एटम के बीच में दो टाइप का फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब होता क्या है कि देखो शुरू में ये मानते हैं कि दोनों एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर हैं, एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है, और शुरू में डोमिनेटिंग फोर्स जो है वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अगर शुरू में ही फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करेगा तो ऐसे केस में बॉन्ड नहीं बनेगा। तो शुरू में जो डोमिनेटिंग फोर्स है वो अपना कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब डोमिनेट करेगा तो दोनों न्यूक्लियाई या दोनों एटम जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। तो जब ये एक दूसरे के जब नज़दीक आएंगे तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो बढ़ने लगेगा। तो जैसे जैसे ये नज़दीक आते जाएंगे इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो बढ़ने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा जब इन दोनों पे जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ही क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तब हम बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई केमिकल बॉन्ड बन चुका है। यानी केमिकल बॉन्ड हम कब बोलेंगे, कब बना है, जब इन दोनों एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। तब हम बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में किसी टाइप का कोई बॉन्ड बन चुका है। अब इसमें अगर देखा जाए तो बॉन्ड कब बनेगा, व्हेन अ बॉन्ड इज सेड टू बी फॉर्म्ड व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, देन a chemical bond is said to be formed। तब हम बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में एक केमिकल बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो चुका है। ऐसे केस में या इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पे लिख रहे हैं इसको, तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन किसको बोल रहे हैं हम लोग, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। ठीक, तो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। और इस बॉन्ड के बनने के दौरान पहले इनके बीच में डिस्टेंस कितनी थी, इनफाइनाइट। जब ये बॉन्ड बना, ठीक ना, पहले डोमिनेटिंग फोर्स कौन था आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब ये बॉन्ड बन गया तो ऐसे केस में जितनी एनर्जी इसमें से रिलीज होती है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो इस प्रोसेस के दौरान, ठीक ना, जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच किए तो कुछ एनर्जी इसमें से रिलीज होती है, जिसको अभी प्रूव करेंगे। तो जो एनर्जी ये रिलीज करेगा उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। तो एंड द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी इसमें से रिलीज होती है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी रिलीज करेगा हम बोलेंगे कि बॉन्ड उतना स्ट्रांग है, और जितनी कम एनर्जी रिलीज करेगा हम बोलेंगे बॉन्ड उतना वीक है। अब इस प्रोसेस का एक ग्राफ अगर बनाया जाए, ग्राफ बनाने से पहले देखो प्रोसेस हुआ क्या कि सबसे पहले ये दोनों एटम जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर थे। ठीक, शुरू में डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग था, तो ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। अच्छा, जब ये नज़दीक आएंगे तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो बढ़ेगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन जब बढ़ेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तब हम बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन चुका है, ठीक ना। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में जितना अट्रैक्टिव फोर्स है उतना ही रिपल्सिव फोर्स है, तो हम बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन चुका है। अब बॉन्ड कोई भी हो सकता है भाई, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसी भी टाइप का एक बॉन्ड बन सकता है, मेटालिक बॉन्ड भी हो सकता है। अब अगर ये जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक ना, ये जो डिस्टेंस है, जैसे मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ऐसे केस में जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल रहा हूँ R0। ठीक, तो R0 जो है इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लेंथ।
ठीक। अब अगर हम लोग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ से भी कम कर दें, ठीक ना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ से भी अगर कम कर दें तो ऐसे केस में फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाएगा, यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डोमिनेट करेगा, तो ये दोनों वापस से दूर चले जाएंगे। ठीक, तो कंक्लूजन क्या है कि अगर बॉन्ड लेंथ को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ से बढ़ा दिया जाए तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर, ठीक ना, बॉन्ड लेंथ से घटा दिया जाए तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है। यानी कि अगर इसको इससे बढ़ा देंगे तो ये वापस यहीं आ जाएगा, और अगर इसको इस डिस्टेंस को r0 से कम कर देंगे तो ये वापस से वहीं चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक वाइब्रेशनल मोशन होता है, जैसे कि इस तरह से मान सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग है, ठीक ना, इन दोनों एटम्स के बीच में क्या मान सकते हैं हम लोग, स्प्रिंग। अगर डिस्टेंस को नेचुरल लेंथ से बढ़ा देंगे तो ये वापस से आ जाएगा, और अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को नेचुरल लेंथ से हम लोग कम कर देंगे, ठीक, या कंप्रेस करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे वाइब्रेट करता है, या एक हार्मोनिक मोशन यहाँ पे ये शो करता है। तो खैर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, है ना, दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो सेम होंगे, जितना अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही रिपल्सिव फोर्स होगा। अब यहाँ पे अगर इसका ग्राफ बनाया जाए पोटेंशियल एनर्जी का, तो अब एक ग्राफ बना रहे हैं तो इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान समझेंगे। ये ग्राफ एनसीईआरटी में भी गिवन है, और क्योंकि आपको फॉर्मूला पता ही है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के Q1 Q2 बाई आर, ना, माइनस के Q1 Q2 बाई आर। तो इसमें इसका अगर एक ग्राफ बनाए तो देखो यहाँ पे अपने पास ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गया आपका आर। आर जो है, आर यहाँ पे, आर ये वैल्यू, ठीक, इसको बोलेंगे आर को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो आर इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है इसको आर बोल रहे हैं। अब जब बॉन्ड बना अपना, ठीक ना, तो शुरू में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस था वो कितना था, इनफाइनाइट, ठीक ना, आर की वैल्यू क्या थी आपकी, इनफाइनाइट। तो आर की वैल्यू जब इनफाइनाइट थी, आपको पता है कि जब जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है के Q1 Q2 बाई, ठीक। अच्छा, अब ये बताओ कि यहाँ पे इनके बीच में जो R है शुरू में इनफाइनाइट है। अच्छा, स्टार्टिंग में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग था या अट्रैक्टिव फोर्स, तो स्टार्टिंग में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग था, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा तो बॉन्ड कभी बनेगा ही नहीं। बॉन्ड अगर बन रहा है इसका मतलब स्टार्टिंग में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डोमिनेटिंग है। अट्रैक्टिव फोर्स अगर डोमिनेटिंग है तो यानी कि जो साइन है चार्जेस का वो क्या होना चाहिए, अपोजिट। तो जो नेट पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो माइनस के Q1 Q2 बाई आर होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि भाई आपने बोला अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग है, तो Q1 अगर पॉजिटिव है तो Q2 क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ठीक। तो इसी कारण से यहाँ पे साइन कैसा आ जाएगा आपका, नेगेटिव। अब शुरू में R की वैल्यू क्या थी, इनफाइनाइट, तो U की वैल्यू क्या है, 0। तो R की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी तो U की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब जैसे जैसे ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो अप्रोच जब करेंगे तो इन दोनों के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जब डिक्रीज करेगा तो R की जो वैल्यू है वो घटेगी। R की जब वैल्यू घटेगी तो इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, लेकिन यहाँ साइन क्या लगा हुआ है, माइनस, यानी नेगेटिव में इंक्रीज करेगी। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से नेगेटिव में बढ़ता है, ठीक ना। U की जो वैल्यू है ये माइनस में, आपका इस तरह से माइनस में इंक्रीज करेगा। इसके बाद एक समय ऐसा आएगा, इस दौरान जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज़ ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स। अब मिनिमा पे, यहाँ पे जो मिनिमम पोजीशन है, इस पॉइंट पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। जब क्योंकि हमने अभी बात किया कि जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो अप्रोच करने के बाद दौरान एक समय ऐसा आएगा जब जितना अट्रैक्टिव फोर्स है उतना ही क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पे ये इस तरह से मिनिमम पोजीशन ले लेगा। अब इसके बाद अगर डिस्टेंस को आपने इससे भी कम किया, ठीक है ना, जो बॉन्ड लेंथ है उससे भी अगर डिस्टेंस को हमने क्या कम कर दिया, तो ऐसे केस में जो
रिपल्सिव फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स को डोमिनेट करेगा। तो रिपल्सिव फोर्स जब अट्रैक्टिव फोर्स को डोमिनेट करेगा यानी जो नेट पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो रिपल्सिव फोर्स से आएगी। और रिपल्सिव फोर्स के लिए जो चार्जेस हैं वो क्या होने चाहिए, सेम, यानी Q1 और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ जो साइन है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जो नेट पोटेंशियल एनर्जी है वो प्लस की तरफ अप्रोच करेगी। तो R की वैल्यू जब डिक्रीज होगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी और पॉजिटिव में बढ़ेगी। तो इसके बाद जो वैल्यू है वो इस तरह से पॉजिटिव की तरफ बढ़ती है। और R की वैल्यू अगर यहाँ 0 रख दें, है ना, R की वैल्यू क्या रख दें हम लोग, 0, तो U की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। और इनफाइनाइट में भी क्योंकि यहाँ साइन क्या लगा हुआ है, प्लस, तो ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा। तो R की वैल्यू जब आप 0 की तरफ अप्रोच करोगे तो U की जो वैल्यू है वो प्लस इनफाइनाइट की तरफ जो है वो अप्रोच करती है। इस रीजन में, ये जो रीजन है आपका, इस रीजन में जो आपका F रिपल्सिव है वो F अट्रैक्टिव से ज़्यादा होता है। ये जो मिनिमा है, ठीक ना, तो यहाँ पे अपने पास ये हो गया मिनिमा, ये हो गया आपका R0। तो जब F अट्रैक्शन बराबर क्या है, F रिपल्शन, तो इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पर F अट्रैक्शन बराबर क्या है, F रिपल्शन। इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक, ये आपको बॉन्ड लेंथ बताएगा। ये क्या बताएगा आपको, बॉन्ड लेंथ, यहाँ R0 की वैल्यू। अच्छा, इसके बाद शुरू में अगर देखा जाए, इनिशियली जब इनके बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट था तो नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। और जब बॉन्ड बन गया तो हमें दिख रहा है कि जब बॉन्ड बन गया तो इतनी एनर्जी सिस्टम ने लूज की, ठीक। तो ये जो एनर्जी लूज की इसने, इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे ये जो है आपका डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी, इतनी एनर्जी जो है सिस्टम ने क्या की, लूज की। तो होता क्या है कि अगर किसी बॉन्ड का, किसी भी टाइप के बॉन्ड का अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन का ग्राफ अगर गिवन है तो ऐसे केस में इस ग्राफ के फीचर्स क्या हैं कि ये ग्राफ में आपको एक इस तरह से मिनिमा पोजीशन मिलेगा, ठीक। ये जो मिनिमा पोजीशन है, इस पोजीशन पर हम लोग बोलेंगे कि जो बॉन्ड है वो बन चुका है। इस पोजीशन का जो x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक ना, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो आपको बॉन्ड लेंथ बताएगा। अगर सेपरेशन जो है, अगर सेपरेशन, जैसे सेपरेशन की बात करें, ये जो R है, R1 है, तो यहाँ में दिख रहा है कि R1 R0 से ज़्यादा है। तो R1 अगर R0 से ज़्यादा वैल्यू होगी तो ऐसे केस में, जैसे R1 जो है ये R0 से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा रिपल्सिव फोर्स को। तो दोनों एटम जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। अगर जैसे यहाँ पे सपोज करो एक मैं नया वैल्यू ले रहा हूँ R2, तो ये वैल्यू हो गई आपकी सपोज करो R2। तो R2 जो है वो R0 से क्या है, कम वैल्यू है। तो R2 R0 से कम वैल्यू है, तो ऐसे केस में जो रिपल्सिव फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो रिपल्सिव फोर्स विल डोमिनेट अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छा, जब R की वैल्यू R0 होगी तो ऐसे केस में F अट्रैक्शन बराबर क्या होगा, F रिपल्शन, तब हम बोलेंगे बॉन्ड बन चुका है। तो अगर R की वैल्यू R0 से कम है तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा, वो वापस से वहीं आ जाएंगे। और अगर R की वैल्यू R0 से ज़्यादा है तो ऐसे केस में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा और वो वापस से वहीं आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे एक हार्मोनिक मोशन चलता है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर F अट्रैक्शन बराबर क्या होता है, F रिपल्शन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर एक चीज़ ध्यान रखना है, इस मिनिमा पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो आपको बॉन्ड लेंथ बताता है और इसका जो y कोऑर्डिनेट होता है वो इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी को बताता है। तो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी बॉन्ड का पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन का ग्राफ। अब बॉन्ड्स को डिपेंडिंग अपॉन, अब सभी टाइप के जो बॉन्ड्स हैं सबका ग्राफ इसी तरह से बनता है। अब ये जो बॉन्ड्स है अपने, तो ये जो y कोऑर्डिनेट या जो बॉन्ड एनर्जी है, इस बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पर बॉन्ड्स को टोटल, ठीक ना, दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। तो नेक्स्ट अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो किसी को तो उसको चैट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हो।
अब इसमें नेक्स्ट आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, तो केमिकल बॉन्ड में हमने अभी तक ये देखा कि अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड बनेगा कब बनेगा, जब F अट्रैक्शन बराबर क्या होगा, F रिपल्शन। तो हम बोलेंगे कि कोई बॉन्ड जो है वो बन चुका है। और इस बॉन्ड का जब बनेगा तो जो ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, तो y कोऑर्डिनेट आपको बॉन्ड एनर्जी बताएगा। इस बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पर बॉन्ड्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरे को बोलते हैं वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का बोलेंगे जो एक बाउंड्री लाइन दी गई है कि अगर बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि वो जो बॉन्ड है आपका वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और अगर ये जो बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, जो मिनिमम पोजीशन है ये 42 किलो जूल पर मोल से कम है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो बॉन्ड है आपका वो एक वीक बॉन्ड है। तो बॉन्ड एनर्जी जो है, यह जो केमिकल बॉन्ड है आपका, तो केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, ठीक ना। केमिकल बॉन्ड को यहाँ पे दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। एक है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो एक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी आपकी 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक। तो ऐसे केस में बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और अगर बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से कम है तो ऐसे केस में इसको हम लोग बोलेंगे वीक बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है ये टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। एक है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा है आपका मेटालिक बॉन्ड, तो मेटालिक बॉन्ड। और तीसरा है अपना आयोनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड। 3 तरह के बॉन्ड है, कोवेलेंट, मेटालिक और आयनिक। कोवेलेंट बॉन्ड जो है, तो कोवेलेंट बॉन्ड आपका नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटालिक बॉन्ड जो है ये आपका मेटल और मेटल के बीच में बनता है। आयनिक बॉन्ड जो है ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। तो कोवेलेंट बॉन्ड को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। तो पोलैरिटी के बेसिस पर 2 तरह के बॉन्ड्स हैं, एक आपके पोलर बॉन्ड्स, तो पोलर बॉन्ड्स, और एक आपके नॉन पोलर बॉन्ड्स, ठीक। तो पोलर बॉन्ड्स और नॉन पोलर बॉन्ड्स, जैसे आपका जो HCl है, तो HCl कैसा बॉन्ड है, एक पोलर बॉन्ड है। लेकिन आपका जैसे Cl2 है या F2, N2, O2, इन सब में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है, एक ऐसे बॉन्ड्स प्रेजेंट है आपके नॉन पोलर बॉन्ड्स, यानी यहाँ कोई पोलैरिटी नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0 है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग, तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग, तो शेयरिंग के बेसिस पर 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं। सबसे पहला है आपका इक्वल शेयरिंग, तो इक्वल शेयरिंग में 3 तरह के बॉन्ड्स हैं। एक आपका सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड। दूसरा आपका डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड। और तीसरा आपका ट्रिपल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और दूसरे टाइप की जो शेयरिंग है इसको बोलते हैं अनइक्वल शेयरिंग। तो अनइक्वल शेयरिंग, तो अनइक्वल शेयरिंग में यहाँ पे अपने पास 2 टाइप के बॉन्ड्स हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड। कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड को बैक बॉन्ड भी बोलते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैक बॉन्ड। अब इसमें यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगराटोली, निशिपुरी, तिलबन कॉलोनी, कराची। आयनिक बॉन्ड, ठीक। कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसको ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, तो पोलैरिटी के बेसिस पर
ये दो टाइप का है, पोलर बॉन्ड्स और नॉन पोलर बॉन्ड्स, और दूसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग। तो शेयरिंग के बेसिस पर यहाँ पे ये दो टाइप का है, इक्वल शेयरिंग और अनइक्वल शेयरिंग। तो इक्वल शेयरिंग और अनइक्वल शेयरिंग में जो इक्वल शेयरिंग है ये आपका 3 टाइप का है। इक्वल शेयरिंग में 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और अनइक्वल शेयरिंग में 2 टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं, कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड और कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड्स। ठीक, नेक्स्ट अब बात करेंगे वीक बॉन्ड्स की। तो देखो वीक बॉन्ड जो है, तो वीक बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं। पहला है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहला चीज़ ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? एक वीक बॉन्ड है। ये वीक बॉन्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कैटेगरी में ये नहीं आता। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है ये 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा होती है। तो 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा होगी, और 42 किलो जूल पर मोल से कम होगी, और 8 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा होती है। अच्छा, दूसरे जो फोर्सेस हैं इनको हम लोग बोलते हैं वैन डेर वाल्स फोर्सेस। ठीक, ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है अभी। तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस, वैन डेर वाल्स फोर्सेस जो है, इसमें जो बॉन्ड एनर्जी होती है, तो बॉन्ड एनर्जी आपकी 8 किलो जूल पर मोल से भी कम होती है। 8 किलो जूल पर मोल, इससे भी कम होती है। तो ऐसे केस में 8 या इवन जो है ये 4 किलो जूल पर मोल से भी कम होती है। पर सेफ साइड रहने के लिए मैंने यहाँ वैल्यू ले ली 8। तो 4 किलो जूल पर मोल से भी ये कम होती है, मैक्सिमम 8 तक हो सकती है। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इनकी अगर एवरेज वैल्यू देखी जाए तो एवरेज हाइड्रोजन बॉन्ड्स 10 किलो जूल पर मोल के आसपास होते हैं। मिनिमम ये 4 किलो जूल पर मोल तक होते हैं। एक अगर रफ वैल्यू लें तो ये 8 होती है, ठीक ना। 8 किलो जूल पर मोल से लगभग सब ज़्यादा ही होते हैं, और जनरली सारे जो है वो 42 किलो जूल पर मोल से कम होते हैं, एक आध एक्सेप्शंस को छोड़कर। तो एक्सेप्शंस को हम लोग अलग से देखेंगे। वैन डेर वाल्स फोर्सेस जो है, तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस अगेन 5 टाइप के होते हैं। तो यहाँ मैं अलग से लिख रहा हूँ, ये जो आपके वैन डेर वाल्स फोर्सेस हैं, वैन डेर वाल्स फोर्सेस, तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस अगेन जो है ये 5 टाइप के हैं। एक आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसको कीसम फोर्स भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरा है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और लास्ट है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन को डी बाई फोर्स भी बोलते हैं। इसके बाद लास्ट है इसमें इंस्टैंटेनियस, तो इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इसको लंदन फोर्सेस से बोलते हैं। तो ये सब जो बॉन्ड्स हैं आपके, इन सबको एक एक करके हमें डिस्कस करना है। ये सब अपने सिलेबस में है और इन सारे बॉन्ड्स को हमें पढ़ना है। ये जो टॉपिक है ये लास्ट में आएगा, वीक बॉन्ड्स में हम पढ़ेंगे इनको। और स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में भी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मैंने डेफिनेशन क्या बताया कि जो एक वैल्यू ली गई है कि जनरली ये 42 किलो जूल पर मोल या लगभग 10 किलो कैलोरी से, ये 10 किलो कैलोरी पर मोल से इनकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। और वीक बॉन्ड्स जो होते हैं इनकी जो बॉन्ड एनर्जीज होती है ये लगभग 42 किलो जूल पर मोल से कम होती है। कई बार क्वेश्चन को इनडायरेक्टली इस तरह से पूछा जाता है कि इसमें से, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा आपसे कि इनमें से किस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा बॉन्ड जो है वो आपका वीक बॉन्ड है। तो ऐसे केस में हमें पहचानना आना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसको बोलना है, वीक बॉन्ड किसको बोलना है। अब इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से शुरू करते हुए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड से। कोवेलेंट बॉन्ड के बाद हम लोग देखेंगे मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड जो है वो अपने सिलेबस में है नहीं, और इसके बारे में भी ब्रीफ में देख लेंगे, पर ये अपने सिलेबस में नहीं है। तो केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली आपको कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है।
इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे वीक बॉन्ड्स। तो वीक बॉन्ड्स में आपके पास टोटल जो है आपके पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। और उसके बाद फिर अपना वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो ये अपने 5 टाइप के हैं, तो इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इसमें फर्स्ट है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें सबसे पहला है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से समझ रहे हैं कि व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपने क्लास 8th 9th 10th पहले भी पढ़ा हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं हम, ये बॉन्ड बनता कैसे है। तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये जनरली 2 नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। जनरली इसलिए क्योंकि कुछ डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, तो 2 डी ब्लॉक के मेटल्स भी आपस में डेल्टा बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन जनरली ये बॉन्ड जो है 2 नॉन मेटल्स के बीच में देखा गया है मोस्ट ऑफ द केस में। तो दिस बॉन्ड इज जनरली फॉर्म्ड, तो दिस बॉन्ड इज generally formed in between 2 non-metals। 2 non-metals के बीच में ये बॉन्ड जो है पाया जाता है। एग्जाम्पल समझें तो जैसे आपका एग्जाम्पल है क्लोरीन, ठीक ना। एक एग्जाम्पल देखें Cl2। तो Cl2 जो है इसमें क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका नियॉन 3s2 3p5। अब नियॉन जो है, तो नियॉन का ये वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल में आपके पास ये हो जाएगा 3s2 और यहाँ पे अपने पास 3p5। तो 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ मुझे दिख रहा है कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है। तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड को बना सकता है। अब यहाँ पे इसका अगर एक डायग्राम बनाए, सबसे पहले समझने के लिए एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ मैं कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में टोटल जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। 2 2 4 2 6 और 1 7। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, जैसे इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये p6 हो जाएगा। और आपको पता है p6 कॉन्फ़िगरेशन नेचर में कैसा होता है, स्टेबल। साथ ही साथ ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी अचीव करेगा। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब क्वेश्चन में जो मॉलिक्यूल गिवन है, तो मॉलिक्यूल अपने को गिवन क्या है, Cl2। तो Cl2 मॉलिक्यूल में यहाँ पे दूसरा भी जो एटम है वो कौन सा है, क्लोरीन। और क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों ही नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की होती है, इलेक्ट्रॉन को देने की नहीं होती है। इन दोनों में से अगर एक भी मेटल होता तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली दे देता, लेकिन दोनों ही क्या है, नॉन मेटल। तो ऐसे केस में दोनों के पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लें, आपस में शेयर कर लें इलेक्ट्रॉन्स को। तो यही होता है इसमें, ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेते हैं। और जब ये शेयर करते हैं तो यहाँ से जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ से अपने पास 2 क्लोरीन है Cl और जब ये 2 क्लोरीन आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो इसमें अपने पास इस तरह से जो है 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है और जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके पास है। 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो इस वाले को मिल गया, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया।
इसी तरह से इसके वैलेंस शेल में भी 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो इसका भी जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हुआ, अचीव हो गया। तो दोनों ने अपना जो ऑक्टेट है या अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस का कर लिया बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे, जैसे बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलेंगे हम लोग, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें उनको बोलेंगे हम लोग बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट आर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो दोज इलेक्ट्रॉन्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे और हर दो इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड पेयर। तो एंड पेयर ऑफ सच इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर। तो इस तरह के जो पेयर्स बनेंगे इलेक्ट्रॉन के उनको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड पेयर्स। ठीक, अच्छा इसी तरह से एक टर्म यहाँ यूज करते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको बोलोगे आप, व्हाट आर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें। तो ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट आर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन which do not participate in bonding, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो मुझे दिख रहा है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। अच्छा बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, तो 1। भाई इन दोनों से एक पेयर बनेगा तो इसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2। इसी तरह से अगर पूछूं इसमें इस वाले मॉलिक्यूल में Cl2 में कि यहाँ पे कि लोन पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे 2, 2 4, 2 6 तो इसके पास हो गए, 2, 2 4, 2 6 इसके पास हो गए। तो इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 6 और 6 ये वैल्यू कितनी आ गई, 12। और लोन पेयर्स कितने हैं, तो 6। इन दोनों से एक पेयर बनेगा तो 1 2 3 पेयर ये हो गया, 4 5 6, तो टोटल लोन पेयर्स 6 और लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12। अच्छा अब होता क्या है कि इस तरह के डायग्राम को बार बार नहीं बनाएंगे क्योंकि इस तरह के डायग्राम को बनाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, टाइम टेकिंग भी है। तो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आपके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड को एक सिंगल लाइन से डिनोट करना है, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब इसमें ये जो एक बॉन्ड है या एक जो ठीक ना जो सिंगल लाइन आपने बनाई है, ये माना जाएगा कि एक लाइन में या एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, जैसे यहाँ पे Cl और Cl के बीच में इलेक्ट्रॉन कितने शेयर्ड हैं, 2। तो एक बॉन्ड में ये मान के चलेंगे कि एक जो बॉन्ड है ये एक बॉन्ड पेयर को डिनोट करेगा, यानी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2, और बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे, 1। इसके अलावा हमें इसके स्ट्रक्चर में लोन पेयर भी दिखाना होगा। तो लोन पेयर जो है इसको बनाने की जरूरत नहीं है। लोन पेयर 1 2 3 4 5 और 6, तो इस तरह से टोटल कितने लोन पेयर हैं इसके पास, 6। तो 6 लोन पेयर्स इसके पास प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, उसके बाद फिर थ्योरीज पे आते हैं। तो इसमें जैसे नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है आपका H2O। तो नेक्स्ट एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे H2O। तो H2O में जो सेंट्रल एटम है वो है ऑक्सीजन।
अच्छा, सेंट्रल एटम किसको बोलेंगे? व्हाट इज सेंट्रल एटम? तो ऐसा एटम जो सबसे पहले लेस इन नंबर, जैसे H2 में अगर कोई बोले आपसे सेंट्रल एटम कौन है, तो हम बोलेंगे कम संख्या में जो होगा वो आपका सेंट्रल एटम होगा। तो कम संख्या में कौन है? ऑक्सीजन। और दूसरा, अगर संख्या बराबर है तो जिसकी कोवेलेंसी ज़्यादा है, तो लेस इन नंबर एंड हैव मैक्सिमम कोवेलेंसी, जिसकी संख्या कम हो और जो कोवेलेंसी है वो क्या हो? ज़्यादा हो। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है कोवेलेंसी। तो व्हाट इज कोवेलेंसी? तो कोई एटम जितने बॉन्ड बनाता है उसको उस एटम की कोवेलेंसी बोलते हैं। जैसे अगर कोई एटम एक बॉन्ड बना रहा है, जैसे Cl यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा था? एक Cl जो है एक बॉन्ड बना रहा है, तो हम बोलेंगे इसकी कोवेलेंसी 1 है। और अगर कोई एटम सपोज करो 5 बॉन्ड्स बना रहा है, तो हम बोलेंगे उसकी कोवेलेंसी जो है वो 5 है। तो कोई एटम जितने बॉन्ड्स बनाता है उसको उस एटम की कोवेलेंसी बोलते हैं। तो व्हाट इज कोवेलेंसी अगर कोई पूछ ले, तो द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स formed by an atom is called as its covalency. तो is called as its covalency. तो अगर कोई पूछ ले कि what is covalency, तो कोई भी एटम जितने बॉन्ड बना रहा है हम बोलेंगे वो उस एटम की कोवेलेंसी है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी यहाँ पे कितनी है? 2 है। अब इसमें सेंट्रल एटम जो है, किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ऐसा एटम होगा जो सबसे कम संख्या में हो और सबसे ज़्यादा बॉन्ड्स बना सकता हो। जैसे मीथेन तो CH4, तो CH4 में अगर मैं पूछूँ सेंट्रल एटम कौन सा है, तो भाई सबसे कम संख्या में कौन है? कार्बन। और सबसे ज़्यादा कोवेलेंसी भी किसकी है? कार्बन की है। क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है जबकि हाइड्रोजन सिर्फ 1 बॉन्ड बना सकता है। तो सेंट्रल एटम जो है वो कौन हो जाएगा? आपका कार्बन हो जाएगा। अब यहाँ पे H2O में जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो ये आपका 1s2 2s2 2p4, ये इसका वैलेंस शेल हो गया। जो केमिकल बॉन्डिंग है वो मेनली वैलेंस शेल से ही होती है, इनर शेल से बॉन्डिंग नहीं होती है। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में होती है पर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में इनर शेल से बॉन्डिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे अपने पास ये हो जाएगा 2s2 और ये हो जाएगा आपका 2p4। तो 1 2 3 और 1 4। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इस तरह से 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे हमें जो सराउंडिंग एटम है वो कौन है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। तो 1s1 में आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब जब ऑक्सीजन इन दोनों के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे अपने पास ये हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में हमें दिख रहा है 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो 1 2 3 4 पेयर्ड है और 2 अनपेयर्ड है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि भाई इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 हाइड्रोजन इसको सप्लाई कर देंगे। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाएगा, तो ये P6 हो जाएगा। और P6 जो है वो नेचर में कैसा होता है? स्टेबल होता है, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। इसी तरह से हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2। तो इसका भी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हीलियम का हो जाएगा और हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन के होने से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो स्टेबिलिटी ये अचीव करेंगे और जाहिर सी बात है जब स्टेबिलिटी अचीव होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी? घटेगी। तो हमने ग्राफ में भी देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है और कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग? बॉन्ड एनर्जी। अब इसमें H2O का अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे अपने पास क्या है? हाइड्रोजन। तो ये जो ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन एक H से इस तरह से जुड़ा हुआ है और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है। यहाँ भी इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड है? एक बॉन्ड। तो इस तरह से 1 और 2 बॉन्ड इस तरह से हम लोग बना देंगे। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने बच जाएंगे? 1 और 2। तो इस तरह से हम 2 लोन पेयर, ठीक ना, 1 और 2 लोन पेयर इस पे बनाएंगे।
हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर है क्या? हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर इसमें कितने हैं? 2। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। भाई 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। लोन पेयर कितना है? 2। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो इस तरह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये देखा कि 2 एटम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, और जनरली ये 2 नॉन मेटल्स के बीच में ही बनता है। अगर इन दोनों में से एक भी मेटल हो जाए तो मेटल की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके नॉन मेटल को ट्रांसफर कर देगा, तो ऐसे केस में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो इसीलिए जनरली 2 नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो बॉन्ड अपना कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता क्यों है, ठीक ना, या किसी भी एटम को कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की क्या ज़रूरत है। तो इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज दी गई है। इसमें सबसे पहली जो थ्योरी है ये है लुईस थ्योरी। तो फर्स्ट थ्योरी जो है कोवेलेंट बॉन्ड की क्यों बनता है, तो फर्स्ट जो थ्योरी दी गई है इसको हम लोग बोलते हैं लुईस थ्योरी। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लुईस थ्योरी की। इसको ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। लुईस थ्योरी का एक और नाम है ऑक्टेट रूल। तो इसमें फर्स्ट जो थ्योरी है इसका नाम है लुईस थ्योरी। इसको ऑक्टेट रूल भी बोला गया है। तो देखो एक साइंटिस्ट था लुईस। तो लुईस का एक ऑब्जर्वेशन था, उसने ये देखा कि कोई भी एटम जब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं। इसी को उसने ऑक्टेट रूल में कन्वर्ट कर दिया, एक रूल दे दिया जिसको बोला गया ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल में ये बोला उसने जो अपना थ्योरी दिया कि कोई भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर सके या अपना ऑक्टेट पूरा कर सके, और हाइड्रोजन के केस में वो डुप्लेट पूरा कर सके। इस थ्योरी को बोलते हैं हम लोग लुईस थ्योरी। तो लुईस थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है कि एनी एटम फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन। तो लुईस थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी an atom forms covalent bond to complete 8 electron in its valence shell, और इसीलिए इस रूल का जो नाम पड़ा वो पड़ गया ऑक्टेट रूल। तो वैलेंस शेल, इसीलिए इसका जो नाम पड़ा वो पड़ा क्या अपना ऑक्टेट रूल। एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ H, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, क्योंकि इसका फर्स्ट शेल ही वैलेंस शेल है। तो इसीलिए हाइड्रोजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, बाकी सबके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8। तो सबसे पहले थ्योरी यही वाली अपनी आई थी, और इस थ्योरी से काफ़ी सारे मॉलिक्यूल जो थे वो अपने एक्सप्लेन हो गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको 2 एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहला है अमोनिया NH3। तो इसमें अमोनिया जो है NH3, तो NH3 में नाइट्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। ये इसका वैलेंस शेल हो गया, 2s2 2p3 इसका वैलेंस शेल हो गया। यहाँ पे अपने पास जो है ये हो जाएगा 2s2 और ये हो जाएगा आपके पास 2p3। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और 5 में से जो है 2 पेयर्ड है और 3 इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स एक एक हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला तीसरे हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्ड बना लेगा।
तो इस तरह से अपने पास 3 बॉन्ड बन जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ से अपने पास ये जो NH3 है, तो NH3 का अगर स्ट्रक्चर देखें हम, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, NH और नाइट्रोजन के पास एक क्या बच जाएगा, लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास इस तरह से एक लोन पेयर बच जाएगा। अब इसमें अगर मैं पूछूं बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, लोन पेयर कितना है, 1, के पास एक क्या बच जाएगा आपके पास, लोन पेयर। अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन का के वैलेंस शेल में अब कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो यहाँ मुझे दिख रहा है 2, 2 4, 2 6 और 2 8। जब बॉन्ड नहीं बना था तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 और 3, 3 और 2 5, पहले 5 ही इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे 1 2 3, 3 तो पहले सही थे। इसके बाद हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो वही 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। यहाँ दिख रहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया में नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। ठीक, क्योंकि भाई यहाँ पे अपने पास 2 2 4 2 6 और 2 8, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो जाएंगे। और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में बॉन्ड बनने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में बॉन्ड बनने के बाद टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे। तो इसी को उसने ऑक्टेट रूल बोल दिया। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख रहे हैं मीथेन, और मीथेन में एक और फिनोमेना देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन। तो यहाँ पे अपने पास जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है इसका नाम है मीथेन, CH4। ठीक, तो मीथेन में जो सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम आपका है कार्बन। तो कार्बन जो है C, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, तो इसका एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसका वैलेंस शेल है। तो यहाँ पे अपने पास ये हो जाएगा 2s2 और ये हो जाएगा आपके पास 2p2, 1 और 2, तो 2s2 2p2 इस तरह से आपको मिलेगा। तो ये आपका हो गया 2s2 2p2। इसको बोलेंगे कार्बन का ग्राउंड स्टेट, ठीक ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें होता क्या है कि कार्बन के ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल अपने को दिया गया है वो दिया गया है CH4, मीथेन। मीथेन में सराउंडिंग हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि भाई 4 बॉन्ड कार्बन को बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। तो 4 हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ से दिख रहा है कि ग्राउंड स्टेट में कार्बन सिर्फ कितने बॉन्ड बना सकता है, 2। तो होता क्या है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है ये 2s है, ये 2p है। दोनों ही जो ऑर्बिटल्स हैं या सबशेल्स जो हैं वो सेकेंड शेल के अंदर ही है। तो 2s और 2p के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम होता है, और एक इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर 2s से एक्साइट कर जाता है 2p में। इसको एक्साइटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्साइटेशन और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो गया, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो गया। इलेक्ट्रॉन 2s सबशेल से एक्साइट होकर या प्रमोट होकर किस सबशेल में चला गया, 2p में। अब आपको पता है कि 2s और 2p में हायर एनर्जी पर कौन है, 2p, और लोअर एनर्जी पर कौन है, 2s। 2s की एनर्जी कम है और 2p की एनर्जी ज़्यादा है। तो भाई इसको, इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है। तो एनर्जी अगर इंक्रीज कर रही है तो कुछ एनर्जी यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है 2s से 2p में प्रमोट होने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो कंपनसेट कैसे होती है, एक्साइटेशन एनर्जी कंपनसेट होती है बॉन्ड एनर्जी से, ठीक। इसको भी समझाते हैं थोड़ी देर में, पहले इसको समझ ले। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा तो आपका ये हो जाएगा 2s, और यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 2p। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें प्रमोट हो गया तो 1 2 3 और 4। अब कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। इसको बोलेंगे कार्बन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट।
अभी यहाँ पे हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ें देख रहे हैं, उसके बाद ठीक ना फिर हम इसमें थोड़ा सा और बात करेंगे। पहले बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ें समझ लें। तो ये आपका कार्बन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया। कार्बन के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 4। एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में प्रमोट होगा तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो p2 से p3 भी हो जाएगा। और आपको पता है कि p3 कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल भी होता है, तो एक तो ये स्टेबिलिटी भी अचीव कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने जो आपको मेन रीज़न बताया वो ये है कि 2s और 2p के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है ये बहुत ही कम होता है। अब कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन पहले कितने बॉन्ड बनाता था? 2, ठीक ना भाई। अगर ग्राउंड स्टेट होता तो कितने बॉन्ड बनाता? 2। लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 4, तो 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाएगा, ठीक ना। तो ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड से बना रहा है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो एक्साइटेशन एनर्जी को कंपनसेट करती है। तो अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि भाई एक्साइटेशन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन 2s से जम करके 2p में चला जाता है, या 3s से 3p में या 3d में तक एक्साइटेशन हो जाता है, तो एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो कंपनसेट कहाँ से होती है या मिलती कहाँ से? तो एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो बॉन्ड एनर्जी से मिलती है। बॉन्ड एनर्जी किसके बॉन्ड एनर्जी? तो जब एक्साइट करेगा तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा, तो वो जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वही एक्साइटेशन को कंपनसेट करती है, ठीक ना। अगर एक्साइटेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और यहाँ जो बॉन्ड्स बनेंगे उनका बॉन्ड एनर्जी कम है तो एक्साइटेशन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, जो बॉन्ड बनेगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड जो बनेगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है और एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू कम है तो ही एक्साइटेशन पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि एक्साइटेशन कंपनसेट कहाँ से हो रहा है? बॉन्ड एनर्जी से हो रहा है। तो एक्साइटेशन तभी होगा जब एक्साइटेशन एनर्जी कम हो और जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो, तो ही हम एक्साइटेशन को करवाते हैं। अब होता क्या है कि 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम है तो एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू काफ़ी कम है। और यहाँ जो बॉन्ड बनता है, CH जो बॉन्ड बनता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत ही आसानी से ये यहाँ की जो एक्साइटेशन एनर्जी है उसको कंपनसेट कर देता है और हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जो है वो एक्साइट कर जाता है और एक्साइट करके ये एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बना सकता है। तो कार्बन जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसके पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4। तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ से शेयर कर लेगा। तो इस तरह से अपने पास मीथेन बन जाएगा। मीथेन में 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH H H और H। अब अगर ये ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाता तो ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाता? 2। लेकिन जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। तो भाई 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाएगा, ठीक ना, तो एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी रिलीज करेगा। यही बॉन्ड एनर्जी जो है आपका जो एक्साइटेशन है उसको प्रोसीड करवाता है, या एक्साइटेशन एनर्जी को ये कंपनसेट करता है। अगर बॉन्ड एनर्जी कम है, एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है तो एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है और एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू कम है तो ही एक्साइटेशन पॉसिबल है। तो होता क्या भाई, 2s 2p के बीच में एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो बहुत ही कम है, क्योंकि इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम है, तो एक्साइटेशन बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन अभी थोड़े समय में, 1 लेक्चर या 2 लेक्चर के बाद हम देखेंगे कि कुछ केसेस में ऑर्बिटल खाली हैं पर एक्साइटेशन नहीं हो रहा है। तो एक्साइटेशन क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका रीज़न ये है कि एनर्जी गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, या फिर एक्साइटेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है और बॉन्ड एनर्जी जो है वो उसको कंपनसेट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए एक्साइटेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है। तो खैर, तो यहाँ से हमें दिख रहा है, अब वापस से लुईस थ्योरी पे आते हैं, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि कार्बन जो है जब ये 4 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2 4, 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसी चीज़ को देखते हुए लुईस ने एक थ्योरी दी थी जिसको लुईस थ्योरी बोलते हैं, कि कोई भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ताकि वो अपने वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर सके? 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरे करने के लिए वो बॉन्ड को बनाता है। अच्छा, अब आते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं इसके लिमिटेशन पर। तो लिमिटेशन में लिमिटेशन को समझने के लिए एक क्वेश्चन सबसे पहले समझेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है,
तो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3, ठीक ना, एंड PCl5। तो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3 एंड PCl5। तो PCl3 जो है, तो PCl3 अगर देखा जाए तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो ये है आपका नियॉन 3s2 3p3। तो नियॉन 3s2 3p3 है। अब इसमें मुझे दिख रहा है कि ये इसका वैलेंस शेल हो गया, ठीक ना, कैसा शेल हो गया इसका? वैलेंस शेल। यहाँ पे अपने पास ये हो जाएगा 3s2 और ये अपने पास हो जाएगा 3p3, 1 2 और 3। अब यहाँ पे ये 3s2 3p3 है, तो सराउंडिंग एटम कौन है? क्लोरीन। एक क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा? एक, जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था Cl2 जो बनाया था, तो एक क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा। तो 3 क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 3। और इसके पास वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो यहाँ से बहुत ही आसानी से 3s है, ये 3p है। तो जो फॉस्फोरस है ये 3 क्लोरीन के साथ ईजिली 3 बॉन्ड बना लेगा और फॉस्फोरस के पास एक क्या बच जाएगा? लोन पेयर। अब मैं यहाँ पूछूँ आपसे कि टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं? तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं? तो लोन पेयर देखो, एक तो ये हो गया, आपसे टोटल पूछा गया, तो 3 लोन पेयर क्लोरीन के पास है, ठीक ना। तो यहाँ पे 3 लोन पेयर क्लोरीन के पास है, तो इसमें लोन पेयर जो है 3 3 6 3 9 और 1 10, तो लोन पेयर 10 हो जाएंगे। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितना है? 1। सेंट्रल एटम कौन है? फॉस्फोरस। तो PCl3 का स्ट्रक्चर तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है PCl5। तो देखो PCl5 में यहाँ पे क्या होता है कि PCl5 में यहाँ भी जो सेंट्रल एटम है वो फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस जो है 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p3। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान दें कि फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसका वैलेंस शेल थर्ड शेल होगा। 3s2 3p3 तो है ही इसके पास, लेकिन इसके पास 3d सबशेल भी है, और 3d सबशेल जो है वो खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अपने पास 3p3 के बाद 3d सबशेल है और 3d जो है वो वैकेंट है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के पास ये सुविधा नहीं होती है, क्योंकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के पास 2s 2p तो होगा पर 2d नहीं होगा। लेकिन थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास 3d 4d या 5d खाली पड़ा होगा। तो ऐसे केस में यहाँ एक्साइटेशन पॉसिबल है। तो ये आपका हो जाएगा 3s2। तो इसको देखो यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये हो गया आपका 3s2, ये आपका हो गया 3p3, ठीक ना, 1 2 और 3। 3d सबशेल जो है ये आपका वैकेंट है, खाली है, ठीक। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 3d सबशेल भी है लेकिन वो वैकेंट है। अब ये अपने ग्राउंड स्टेट में, इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन हमें दिख रहा है कि यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन 3s से 3d में एक्साइट कर जाए तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 5 बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पे एक्साइटेशन हो भी जाता है क्योंकि एक्साइटेशन एनर्जी कम है और यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा है। तो एक इलेक्ट्रॉन 3s से 3d में जंप कर जाता है, ठीक। तो 3s से 3d में जंप कर जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका हो गया ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट, जब एक इलेक्ट्रॉन 3s से 3d में जंप करेगा तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 और 5, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर गया। तो ये आपका 3s, ये आपका 3p, ये अपना क्या हो गया 3d। तो फॉस्फोरस जो है अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ये कौन सा स्टेट हो गया इसका? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फॉस्फोरस अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने बॉन्ड बना सकता है? 5। एक क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा तो 5 क्लोरीन 5 बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह से PCl5 बन जाएगा और PCl5 में Cl 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 और Cl, यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर्स हैं तो बॉन्ड पेयर अपने पास 3 हो जाएंगे और लोन पेयर टोटल कितने हो जाएंगे? तो 3 5 3 15 और लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0। तो इस तरह से PCl5 भी बन जाएगा। अब कंक्लूजन क्या है?
कंक्लूजन ये है कि अगर जो सेंट्रल एटम है वो थर्ड पीरियड का है या थर्ड पीरियड के नीचे का है, तो ऐसे केस में उसके पास वैलेंस शेल में वैकेंट 3d होगा। अगर वो फोर्थ पीरियड का है तो 4d होगा, 5 पीरियड का है तो 5d होगा। तो क्योंकि उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है तो वो अपनी वैलेंसी को क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे फॉस्फोरस जो है, इसके जो ग्राउंड स्टेट में जो वैलेंसी है वो कितनी है, 3, लेकिन फॉस्फोरस के पास वैकेंट 3d भी है, तो अपनी वैलेंसी को ये क्या कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है। और एक्सपैंड करके अपनी वैलेंसी को इसने कितना कर लिया, 5 कर लिया। तो यहाँ से जो कंक्लूजन बनता है, कंक्लूजन ये है कि इफ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड और बिलो, अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है या थर्ड पीरियड के नीचे का है, देन इट कैन expand its valency due to presence of vacant nd orbitals। तो vacant nd, n मतलब वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल में वैकेंट d ऑर्बिटल्स होंगे, तो इस कारण से वो अपनी वैलेंसी को क्या कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है। इसी तरह से इसको मिटा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी पूछा भी जाता है और ये आप बता भी सकते हो। क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन वाई NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट बट PCl5 एग्जिस्ट। तो PCl5 एग्जिस्ट, NCl5 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि PCl5 एग्जिस्ट करता है। इसका रीज़न क्या है भाई? तो देखो रीज़न ये है कि PCl5 में PCl5 इसमें सेंट्रल एटम जो है वो कौन है, फॉस्फोरस। तो अभी बताया फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो नियॉन 3s2 3p3, 3d जो है वो 0 है। तो यहाँ पे एक्साइटेशन हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन 3s से प्रमोट होकर किस में जा सकता है, 3d में जा सकता है। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p3, तो ये इसका वैलेंस शेल हो गया। तो ये अपना 2s2 2p3 हो गया। इसके पास कोई वैकेंट 2d नहीं, 2d 0 तो होता ही नहीं है, तो नाइट्रोजन जो है उसके पास 2d नहीं होता है, तो इस कारण से यहाँ एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे रीज़न इसका लिखेंगे कि सिंस नाइट्रोजन डू नॉट कंटेन any vacant 2d orbital, hence it cannot expand its valency। ये अपनी वैलेंसी को जो है वो एक्सपेंड नहीं कर सकता है। तो देखो, अगर आपका जो सेंट्रल एटम है वो थर्ड पीरियड का है या उसके नीचे का है, फोर्थ पीरियड का या फिफ्थ पीरियड का है, तो ही वो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। रीज़न क्या होगा इसका? तो भाई अगर वो थर्ड पीरियड का है तो उसके पास देखो 3s2 3px कुछ इस तरह से कुछ होगा, ये 3d खाली हो जाएगा ना, उसके पास 3d क्या होगा, वैकेंट होगा। ठीक, इस तरह से अगर वो फोर्थ पीरियड का है तो 4s2 4px x 1 2 3 कुछ भी होगा, और यहाँ पे 4d उसके पास क्या होगा, खाली होगा। तो ये अपनी वैलेंसी को क्या, एक्साइटेशन के हेल्प से अपनी वैलेंसी को ये क्या करेगा, एक्सपैंड कर सकता है। तो अगर एलिमेंट आपका थर्ड पीरियड का है या उसके नीचे का है, तब तो अपनी वैलेंसी को वो क्या करेगा, एक्सपैंड कर लेगा। लेकिन अगर सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का निकल गया, तो सेकंड पीरियड का होगा, तो ऐसे केस में उसके पास 2s होगा 2p होगा, लेकिन 2d तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक ना। तो ऐसे केस में वो एक्साइटेशन जो है वो शो नहीं करेगा। अब कोई ये पूछ ले कि भाई ठीक है 2s है 2p है 2d नहीं है, लेकिन 3s तो है ना, 2s 2p के बाद क्या आएगा, 3s। तो 3s में हमने एक्साइटेशन क्यों नहीं करवाया, क्योंकि 3s की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है। भाई 2s 2p के बाद नेक्स्ट जो एनर्जी लेवल है वो 3s का आएगा। अब ये सेकंड पीरियड, ये आपका सेकंड शेल है और ये आपका थर्ड शेल है। ठीक, तो सेकंड शेल और थर्ड शेल जो है इसके बीच में एनर्जी का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक्साइटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हाउ कैन वी नो दैट सेवरल एलिमेंट्स हैव डी ऑर्बिटल और नॉट। तो ये सिंपल से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा। फॉस्फोरस का जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो ये 3s2 3p3 था। अब आपको पता है कि थर्ड शेल में 3 सब शेल होते हैं, 3s 3p और 3d। तो 3s 3p तो भरा हुआ है, लेकिन 3d जो है वो वैकेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो ये थोड़ा सा और क्लियर होगा। फिलहाल मैं कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ आपको, तो इनका आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो है वो कैलकुलेट करना है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछना भी है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो इसमें बस वही करना है आपको कि जो सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो अपने आप अभी प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही समझ में आ जाएगा कि उसके पास 3D है नहीं। और एक जनरलाइज करें इसको, तो अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है, फोर्थ या उसके नीचे का है, तो उसके वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल खाली आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे फाइंड द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो क्वेश्चन इसमें आप बताना CO2 हो गया, सेकंड आपका CCl4 हो गया, थर्ड आपका यहाँ पे NF3 हो गया, फोर्थ आपका PCl5, ये तो बता ही रखा है, 4 आपका SF4 5, SF4 SF6, इसके बाद जो है अपना यहाँ पे XCF2 XCF4 XCF6, इसके अलावा BF3 AlCl3 और AlCl3 एंड BeF2। इनके आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो है बताने हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और इसके अलावा बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, लोन पेयर्स कितने हैं। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करना और इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर आपको बताना है। किसी में अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट थ्योरी जो आएगी अपनी वो आएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर आगे बढ़ेंगे हाइब्रिडेशन थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके बाद फिर कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जैसे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जीज, इन सब में कंपैरिजन कैसे करते हैं। और उसके बाद फिर जो है वीक बॉन्ड्स के बारे में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक ना, थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।